भी आ गए, उनकी बात नहीं। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा एग्रेशन वाला कैसे होता जा रहा है सत्ता पक्ष और अपोजिशन के लिए, और मैं तो देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के हमले घर के भीतर से हो रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी चुनाव हार गई बुरी तरह से, और इस चुनाव के दौरान उन्होंने जो राजा भैया को लेके बयान दिया, उसको बीजेपी के भीतर महसूस किया गया कि हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर वो भी रहा। अनुप्रिया पटेल तब से खींची हुई थी। मंत्री बनने के बाद जब कुछ मामला शांत हुआ तो खींच मिटाने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिख मारी और ये बयान दिया। अनुप्रिया पटेल जिस समाज से आती हैं, उनको कुर्मी समाज का जो उनका वोट बैंक है वो बहुत बड़ी संख्या में खिसक गया। इसके चलते वो रॉबर्ट्सगंज सीट हार गई, और खुद जहां से वो जीती हैं वहां से वो बहुत कम अंतर से जीत पाई हैं। उस खोई हुई साख को, जनाधार को पाने के लिए ये आरक्षण में हकमारी, विसंगति और ओबीसी का मुद्दा उन्होंने उछाला है। ब्रजेश जी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, और अपना दल ने जितना बड़ा डैमेज लोकसभा चुनाव में भाजपा का किया, उसके सामने ये मुद्दा कुछ नहीं है। ये चिट्ठी लिखना सिर्फ और सिर्फ ध्यान को डाइवर्ट करना है, क्योंकि बीजेपी के सामने भरपाई करने की स्थिति में अनुप्रिया पटेल नहीं है, जिसकी वजह से उनके एक बयान से क्षत्रिय समाज नाराज हुआ और बीजेपी को कई लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, ये जो छोटे दल हैं, ये मत भूलें कि आज जो इनकी राजनीतिक हैसियत है वो बीजेपी के दम पर ही बनी है। बीजेपी की बैसाखी पर चढ़कर ही वो आज इतनी बुलंदी तक पहुंचे हैं। उनको उन्होंने अपना सहयोगी दल बना के रखा है। तो ऐसे मुद्दे उठाकर सुर्खियों में तो बने रहिए, लेकिन यह कि अगर बीजेपी को ही घेर देंगे उससे, तो इससे उनको भी आगे नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर चर्चा होती रही है। एक बात अभी आई थी कि जो क्रीमी लेयर है वो आरक्षण का लाभ क्यों लेना चाहता है। जो बच्चे आरक्षण से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये बन गए, जो सामाजिक रूप से संपन्न हो गए, आर्थिक रूप से, उनके परिवार में बार बार इस आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए या नहीं, इस पर क्यों विचार नहीं होता है। इसके लिए कोई पत्र नहीं लिखता। आरक्षण में जो गरीब दलित हैं, जो नहीं पा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं कि महंगी कोचिंगें कर सकें जी, वो लोगों को भी तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। वो गरीब बच्चे कैसे आगे आवें जिनके पास न पढ़ाई के लिए अच्छे कॉन्वेंट स्कूल का पैसा है, ना अच्छी कोचिंगों के लिए, ना अच्छे रहने और बाहर पढ़ने के लिए सुविधा है। वो दलित और ओबीसी के बच्चे कैसे आगे अच्छा, ये मिनिस्टर भी रहेंगे, सत्ता की हिस्सेदारी में भी रहेंगे, और अंदर बल्लम भी मारेंगे बीजेपी को। बिल्कुल। जब आरक्षण की बात करने वाले अपने दल में अगर आरक्षण देखेंगे तो घी गिरे तो अपने दाल में गिरे, पति पत्नी मिलके खाए लो। तो उसी तरह का है कि अंधा बातें रेवड़ी और घरे घराना खाए। तो वही चल रहा है। कैसे मतलब कि जब नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो वो सब बातें लागू होती हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिनिस्टर हैं। दाल में घी गिरने वाली कितनी अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, देखिए, आज जब सरकार तमाम सारी सरकारी संस्थाओं तो अरुण के सामने जब दाल आएगी बेचारा घबरा जाएगा। ब्रजेश जी, जो अरुण राजभर ने बात कही, उस बात को मैंने आगे बढ़ाया है। शायद उस बात को लोग उस तरह से नहीं समझे थे जो मैंने बात रखी है, कि उनका उद्देश्य यही था कि बार बार आरक्षण का लाभ एक ही व्यक्ति या की परिवार को नहीं मिलना चाहिए, और लोगों के लिए भी जो दलित समाज में है, ओबीसी समाज में है, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती ब्रजेश जी, तो तमाम सारे सेक्टर ये आरोप लगे कि सरकारी संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई, अडानी, अंबानी, तमाम उद्योगपतियों को। तो जब सरकारी संस्थाएं उद्योगपति खरीद रहे हैं तो क्या वो अपने यहाँ आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में देंगे कि नहीं देंगे, और उनको आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संविदा की बढ़ती हुई बीमारी ने इस पूरे देश की नौकरियों को लीलना शुरू कर दिया है, आरक्षण को लीलना शुरू कर दिया है। संविदा की नौकरी में भयंकर अब शोषण तो होता संविदा है। से भी एक श्रेणी बात नहीं आगे चली गई, ये आउटसोर्सिंग वर्ड आ गया है। उसी को संविदा कहते हैं, आउटसोर्सिंग को भी संविदा का अगला रूप कह सकते हैं। और वो भयंकर शोषण है वहां पर अभ्यर्थियों का, छात्रों का। तो जो सरकारी नौकरी का एक चार्म था, पुरानी पेंशन खत्म होने से 2004 के बाद वो तो आधा मर गया था। अब ये था कि चलो पेंशन नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी। उसमें भी अब ये जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं, इस व्यवस्था ने उस उम्मीदों को भी कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। जी वीरेंद्र तो अब आरक्षण अब थोड़े से इस सेक्टर में संघर्ष का पात्र बना हुआ है, ये भी देखना क्योंकि होगा। मैंने भी बहुत दिन से नहीं देखा, क्लास 4 की तो अब कोई वैकेंसी ही नहीं आती। मुझे लगता है वो कैटेगरी तो खत्म कर दी गई है, या तो डेड है और या आउटसोर्स हो गई है। क्लास 3 वाले में तो रोज पत्थर पानी पड़ रहा है। जब आरक्षण की बात आएगी तब इस देश में ये बात आएगी कि आरक्षण प्रतिभाएं जो हैं, सामान्य प्रतिभाएं, उनको आरक्षण की तलवार से नहीं काटा जाना चाहिए। तो सामान्य वर्ग का भी अपना एक डिमांड है और उसकी अपनी एक मिजाज है और मजबूरी है, जिस पर लोगों को देखना चाहिए। एक बात आई थी कि ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी सारे अफसरों के साथ भेदभाव होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर वर्ग के लोग हैं। एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि योगी की सरकार में सबड़ भी साइड लाइन पड़े हैं, उनको भी उसमें चाहे जितेंद्र कुमार का नाम हो, चाहे जयनारायण सिंह का नाम हो, चाहे अभय का नाम हो, और चाहे तमाम सारे दलित अफसरों का नाम हो। तो यहाँ पर बराबर से लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैं, बहुत सारे रह जाते हैं पीछे। और हर सरकारों में ये सब चीज़ें मुद्दे उठते रहे हैं। लेकिन जब नौकरियाँ न बचे, सब प्राइवेट क्षेत्र में चली जाए, तो कितना आरक्षण दे पाएंगे, कहाँ पर, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। बहरहाल एक साहित्यकार हैं मेराज फैजाबादी, उनका एक शेर है, सुनिएगा कि रिश्तों की कहकसा सरे बाजार बेचकर और घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, और शोहरत की भूख हमको कहाँ लेकर आ गई, हम मोहतरम भी हुए तो किरदार बेचकर, और अब चाहे जो सलूक करे आपका ये शहर, हम गांव से तो आ गए हैं अब घर बार बेचकर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और इस मामले पर